मेरे साथ हैं एक ऐसे नेता जिन्होंने उत्तर प्रदेश में एक बार नहीं बल्कि कई बार इतिहास रचा है। 2014 में उत्तर प्रदेश में उन्होंने बीजेपी की साख बनाई। 2017 में एक प्रचंड बहुमत के साथ 312 सीटें दिलाकर प्रदेश के राजनीति का स्वरूप बदल डाला। आज बात करते हैं गृह मंत्री अमित शाह जी से एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में इस चुनावी दौर में उनका पहला इंटरैक्शन। अमित शाह जी, आपको न्यूज़ 18 को पहला एक्सक्लूसिव इंटरव्यू इस चुनावी दौर में देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव से। बहुत कम नेता हैं जो कि इस देश में उत्तर प्रदेश को उस तरीके से समझते हैं जैसे कि आप समझते हैं। 2014 में आपने बीजेपी की उत्तर प्रदेश में साख बनाई। 2017 में प्रचंड बहुमत के संग सरकार बनी, उसके पीछे आपका हाथ था। इस बार आपने 300 पार का नारा दिया है। 3 चरण का चुनाव 172 सीटों पर हो चुका है। उसको देखते हुए आप क्या कहेंगे आज? देखिए, 3 चरण का जो चुनाव हो रहा है और बाकी जो चुनाव है, मैं उत्तर प्रदेश में जब हमारी जन विश्वास यात्रा घूमी, विजय संकल्प रैलियां हुई, मैं पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा कर आज यहाँ आपके सामने बैठा हूँ। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का जनता का मन जीतने में सफल हुई है और प्रधानमंत्री की लोकप्रियता 2013 दिसंबर से भी ज्यादा आज हम इसको महसूस कर रहे हैं। ग्राउंड में ये फील है, ग्राउंड में ये फील है। और मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव फिर से एक बार बहुत अच्छे नतीजे भारतीय जनता पार्टी के लिए लाएगा और विजय की बाउंड्री निश्चित ही उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के लिए लगाने जा रही है। ज्यादातर अगर सर्वे को देखें अमित शाह जी, तो 230 से 260 सीट्स आपको दी जा रही थी। तो आप देखिए, 2017 के सर्वे का एवरेज 238 था और हमें 325 सीटें मिली थी जी। कई बार सर्वे में परसेप्शन भी बहुत महत्व रखता है, क्योंकि सारे सर्वे करने वाले अपनी क्रेडिबिलिटी को सर्वे के साथ जोड़ते हैं। और दूसरा, जो सर्वे करने वाले को भी जनता बताती है वो हमेशा सच हो वो जरूरी नहीं। ढेर सारे कंसिडरेशन होते हैं, कौन आया है, कहाँ से आया है, कुछ मालूम नहीं है। सब लोग संभल कर बोलते हैं, चुप कर जाते हैं, और जो चुप कर जाते हैं इसका वोट कभी सर्वे में रिफ्लेक्ट नहीं करता है। तो ये लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा बहुत बड़ा है। अभी जो है प्रधानमंत्री ने एक टेररिज्म का मुद्दा उठाया है। आज हरदोई से उन्होंने बोला, अभी अहमदाबाद में ब्लास्ट केस हुए तो उसमें 38 लोगों को फांसी की सजा और करीब 11 लोगों को आजीवन कारावास हुआ है। आज उन्होंने हरदोई से इस बात को उठाया और उन्होंने कहा कि सपा और बसपा के राज में इन टेररिस्ट लोगों को छोड़ दिया जाता था। नहीं, 11 ऐसे मामले हैं जी सपा बसपा के राज में जिसमें पोटा और यूएपीए लगाया था, उसको विड्रॉ कर लिया गया, जिसमें संकट मोचन के बम ब्लास्ट से लेके बहुत सारे मामले सेंसिटिव टाइप। आप देश की सुरक्षा के लिए क्या सोच रखते हो, उसका जवाब उत्तर प्रदेश की जनता को सपा बसपा ने देना पड़ेगा। अब आप एक बात समझ लीजिए कि जिन पर पोटा और यूएपीए लगा है, या तो आतंकवाद विरोधी कानूने लगे, वो हटाकर केस को हल्का कर आप किसकी मदद करना चाहते हो और क्यों करना चाहते हो? सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए? तो क्या बाकी के लोगों के वोट नहीं है? जो विक्टिम है उनके वोट नहीं है? और ये फील पूरे उत्तर प्रदेश में है। और कांग्रेस के शासन में भी ढेर सारे ऐसे मामले आए देश भर में। आज मोदी जी के मुख्यमंत्री रहते आज एक केस इतने कम समय के अंदर, बम ब्लास्ट के सारे केसों का एनालिसिस कर लीजिए, बहुत कम केसों में सजा हुई है। और इतनी बड़ी सजा की मात्रा जिसको पुलिस ने एज अ प्रोसिक्यूशन एफिशिएंसी के साथ कोर्ट को कन्विंस किया, कोर्ट ने एविडेंस को अप्रिशिएट करने के बाद सजा दी। तो टेररिज्म के मामले में भी सपा बसपा ये जातिवादी और तुष्टीकरण करने वाली
पार्टियों का रवैया लचर रहा है। पर आपको ये नहीं लगता कि चुनाव में पोलराइजेशन हो रहा है? पोलराइजेशन जरूर हो रहा है, गरीब पोलराइज हो रहा है, सलामती फील करने वाले लोग पोलराइज हो रहे हैं। 18-18 योजनाएं 20-20 सालों की एवरेज से लंबित थी सिंचाई की, तो किसान भी पोलराइज हो रहा है। ढेर सारे किसानों को आज किसान कल्याण निधि का पैसा मिल रहा है, 23,000 करोड़ रुपया मिला है, तो वो पोलराइज हो रहे हैं। तो पोलराइजेशन तो मैं ढंग से देख रहा हूं। पर हिंदू मुसलमान पोलराइजेशन नहीं देख रहे हैं। देखिए, वोट देने की पैटर्न को पोलराइजेशन नाम मत दीजिए। हमारी ओर से हमने कोई कसर नहीं की। जो लाभ प्राप्त करने के लिए जिनका अधिकार था वो सभी को हमने लाभ दिया है, फायदा दिया है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड कम्युनिटी, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। धर्म और जाति को आपने उसमें कभी जरा भी नहीं। प्रधानमंत्री जी की हर योजना में मैं बताता हूं, हमने उत्तर प्रदेश के अंदर 1,67,00,000 माताओं को गैस दिया है। इसमें सब लोग हैं जी, सब लोग हैं। तो इस चुनाव में कर्नाटका से होते हुए हमारे पास आ गया है, वो है हिजाब का मुद्दा। क्या आप मानते हैं कि मुसलमान औरतों लड़कियों के लिए ये हिजाब का मुद्दा जायज़ मुद्दा है? क्या रिलीजियस राइट जो हैं वो इंस्टीट्यूशंस में, मतलब स्कूल्स में, इंस्टीट्यूशंस में इनका एक प्राथमिकता होनी चाहिए? वो ओवरराइड कर सकती हैं? देखिए, मेरा व्यक्तिगत मानना है जी कि स्कूल के ड्रेस कोड को सभी धर्म के लोगों ने अपनाना चाहिए। और मामला अब कोर्ट में है, कोर्ट ने अभी स्टे दिया है, कोर्ट सुनवाई कर रही है। अदालत का जो फैसला है वो सबने मानना चाहिए। देश को अल्टीमेटली संविधान के आधार पर चलाना चाहते हैं या विम्स के आधार पर चलाना, वो तय करना पड़ेगा। मेरी व्यक्तिगत मान्यता तब तक ही रहती है जब अदालत फैसला नहीं करती। एक बार अदालत फैसला करती है तो फिर मुझे भी इसको स्वीकार करना चाहिए, सबने इसको स्वीकार। परंतु मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि स्कूल के ड्रेस कोड और स्कूल के यूनिफॉर्म के हिसाब से ही सभी बच्चों ने वहां पढ़ाई लिखाई से ऊपर रखना चाहिए। मगर एक चीज और है कि आपको क्या इसमें कोई साजिश दिखाई देती है? कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के लोग इस पे सक्रिय हैं, कोई ढेर सारे लोग सक्रिय हैं, मगर मैं इतना बताता हूं जी कि इनकी मंशा सफल नहीं होगी। कोर्ट का जजमेंट आने के बाद देश की जनता इसको स्वीकार करेगी। थोड़ी सी बात यूपी की राजनीति की और करना चाहूंगा। आपने जब शुरुआत की कैंपेन में यूपी के पहले 3 चरणों के पहले जब आप मैदान में आए तो आपने जयंत चौधरी की तरफ जो है बहुत डोरे डाले, दाने डाले और कहा कि वो आदमी तो अच्छे हैं मगर गलत पार्टी में है, गलत गठबंधन में है। क्या आज भी आप ये बात कहेंगे? आपके पास कोई रिकॉर्डिंग है इसकी? अच्छा, मैंने तो ये, आपने ये नहीं कहा तो आपने क्या कहा फिर? मैंने ऐसा भी नहीं कहा, मैंने नहीं कहा जी। हवा में से बातें मीडिया ने नहीं उठानी चाहिए, इतना ही। अब जब पैक हो गया चुनाव, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से जीतने जा रही है, मैंने इतना ही कहा था, वो गलत जगह पे चले गए। गलत जगह। पोस्ट पोल अलायंस का कोई उनसे? मैंने ऐसी कोई बात कभी नहीं, मैं अभी पूछ रहा हूँ कि कुछ रास्ते खुले हुए हैं। क्वेश्चन डज नॉट अराइज। हम बहुत बड़े मार्जिन के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जाए, पोस्ट पोल अलायंस किस चीज के लिए? हमारा प्री पोल अलायंस है 2 पार्टियों के साथ जी, और हमारी परंपरा है कि हम बहुमत स्वतंत्र रूप से भी पाते हैं तो एनडीए के साथ ही हमारी सरकार में होते हैं और हमें किसी की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली। हम पूर्ण बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ जीतने वाले हैं। मुजफ्फरनगर और कैराना में आज भी आपको लगता है पलायन का मामला काफी बड़ा मुद्दा है? आपको लगता है कि परिस्थितियां बहुत मुद्दा तो आज भी है जी, मगर अब मुद्दा ये है कि जो आए हैं वो शांति से जी रहे हैं और जाना नहीं पड़ रहा है। तो परिस्थितियां बहुत बदली हैं परिस्थितियां। देखिए, सबसे बड़ी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की, योगी सरकार की उपलब्धि ये है कि उत्तर प्रदेश में राजनीति का अपराधीकरण हो गया था और एडमिनिस्ट्रेशन का राजनीतिकरण हुआ था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद, योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद आज ना राजनीति का अपराधीकरण भी है, अपराधीकरण नहीं है जी, और ना एडमिनिस्ट्रेशन का राजनीतिकरण है। ये दोनों चीजों को, जो नासूर थे लोकतंत्र के लिए, लोक कल्याण के लिए, ये दोनों चीजों को हम रिमूव करने में हम सफल हुए हैं।
मोदी जी के राष्ट्रीय स्तर पर उद्भव के बाद परिवारवादी, जातिवादी और तुष्टीकरणवादी राजनीति समाप्त हो गई है और उसकी जगह पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस ने ली। जो परफॉर्म करेगा जनता उसको चुनकर लाएगी। मैं आपको बताता हूं, उत्तर प्रदेश में 15 साल के सपा बसपा के शासन के बाद उत्तर प्रदेश की व्यवस्था 8वें 9वें नंबर पर अर्थव्यवस्था देश में थी। 22 करोड़ का सूबा है, सबसे ज्यादा भूमि है, सबसे ज्यादा आबादी है, मगर अर्थव्यवस्था 8 से 8वें 9वें नंबर पर थी। 22 करोड़ लोगों का खाना पीना रहन सहन भी गिन लो तो अर्थव्यवस्था 1 नंबर पर होनी थी, मगर नहीं थी। 5 ही साल में 8वें 9वें स्थान पर से हम इसको देश की दूसरे नंबर की बड़ी अर्थव्यवस्था बनाए। मुझे विश्वास है 2 साल के अंदर ही फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद इसको हम 1 नंबर पर ले जाएंगे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रदेश का जीडीपी 10,90,000 करोड़ था, आज प्रदेश का जीडीपी 21,31,000 करोड़। एक 5 साल के कालखंड में हमने उसको 2 गुना करा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 14वें स्थान पर थे, आज दूसरे स्थान पर है। बेरोजगारी की दर 17.3% थी, आज 4.1% है। और लगभग 1,61,00,000 नौकरियों के, रोजगार के नए मौके जनरेट हुए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भाई। अगर थोड़ा सा आंकड़ों पे एक नजर डालें तो आप जब पिछले चुनाव में 40% से ज्यादा वोट आपको मिले थे, बाकी बीएसपी और एसपी को कुछ 22 के आसपास दोनों को वोट शेयर था। अगर इस बार अगर आप देखें तो मुसलमान का ऐसा लगता है कि बाइपोलर कॉन्टेस्ट है, 2 ही मतलब मुसलमान कंसोलिडेट होगा समाजवादी पार्टी के साथ, साथ में उनके संग यादव भी हैं, कुछ और जातियां भी जुड़ रही हैं, जैसे राजभर हो गए, जाट भी शायद थोड़ा बहुत इधर उधर छिटक सकते हैं। तो अगर आप इस पूरे समीकरण को देखें तो कुछ चित्र बदलता हुआ दिखाई देता है। देखिए मैं तो मानता हूं हर चुनाव अलग होता है, हर चुनाव के डायनेमिक्स और इसकी गिनतियां भी अलग होती है, परंतु आप जो कह रहे हैं तो मैं इससे बाद वाले एक चुनाव में कह रहा हूं आपको। आप 17 का चुनाव दे, मैं 19 का चुनाव में चारों पार्टियां साथ में थी, क्या हुआ? हम 65 सीट जीत कर आ गए और 287 असेंबली में हमारा विजय हुआ। मैं 65 लोकसभा कह रहा हूं, उसको अगर असेंबली के सांचे में ढाल देते तो 287 असेंबलियों में विजय हुआ। आप अगर 17 का उदाहरण देते हैं तो 17 में तो 2 ही पार्टियां थी, कांग्रेस और सपा। 19 में सपा, बसपा, कांग्रेस और आरएलडी चारों इकट्ठा हुए थे। हम 287 असेंबली सीटों पर जीते थे, 65 लोकसभा जीते थे। पॉलिटिक्स ऐसे नहीं चलती, 1+1 2 नहीं होता, कई बार 11 भी हो जाता है। मायावती को आप किस तरीके से देखते हैं? बीएसपी को इस चुनाव में आप कैसे देखते हैं? ज्यादा सुनाई नहीं पड़ रही है, ज्यादा हाई प्रोफाइल कैंपेन नहीं है। देखिएगा बीएसपी ने अपनी रिलेवेंसी बनाई हुई है। आप कह रहे हैं कि वोट आएंगे? मैं मानता हूं वोट आएंगे और सीट्स भी आएंगी। सीट्स में कितना कन्वर्ट होगा वो मालूम नहीं, मगर वोट्स जरूर आएंगे। तो जाटव वोट जो उनका जो वोट बैंक है वो नहीं खसकेगा, वो उनके साथ रहेगा। और कोई वोट बैंक भी जुड़ेगा। मुसलमान भी काफी बड़ी मात्रा में जुड़ रहे हैं। मुसलमान बीएसपी को भी काफी बड़ी मात्रा में वोट देंगे, काफी सीटों पे। तो उससे जो है उसका फायदा आपको मिलेगा, क्योंकि एसपी और बीएसपी। देखिए फायदा नुकसान ऐसे नहीं होता है, वो सीट स्पेसिफिक होता है। इस प्रकार का आकलन नहीं लग सकता पॉलिटिक्स में, परंतु बीएसपी की रिलेवेंसी खत्म हुई है, वो बात ठीक नहीं। पर मायावती और बीजेपी का कोई गठबंधन होने का कोई पॉसिबिलिटी, कोई आगे जाकर राहुल भाई आप समझते नहीं, गठबंधन की जरूरत ही नहीं है। हम प्रचंड बहुमत से स्वयं ही सरकार बनाने जा रहे हैं। समर्थन तो बाद में, अच्छा काम करने में सबका चाहिए, सपा का भी चाहिए, ओपोजिशन का रत्नात्मक समर्थन तो चाहिए ही चाहिए, परंतु सरकार बनाने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी अकेले बहुमत प्राप्त करेंगी। हमारे पास जो दल है, 2 दल है, वो भी अच्छी सीटें प्राप्त करेंगे। हम पर्याप्त सीटें जीतेंगे। फार्मर एजिटेशन की वजह से उनके अंदर कोई रोष नहीं है। देखिए एक परसेप्शन बनाने का जरूर प्रयास किया गया, मगर सफल नहीं हुए। किसान हमारे साथ है। मैं आपके बहुत सारे रैलीज से आपके भाषण सुन रहा था। आप बालाकोट की बात अक्सर किया करते हैं। आप कहते हैं कि मोदी जी के आने के बाद देश सशक्त हुआ है, हमने मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को।
राहुल गांधी जी ने इधर बीच पार्लियामेंट में ये कहा कि चाइना, आप लोगों की वजह से चाइना और पाकिस्तान साथ में आ गए हैं और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा डेंजर है। क्या कहेंगे आप? राहुल गांधी जी को देश का इतिहास मालूम नहीं, 62 में क्या हुआ था और किसकी गलती के कारण हुआ था। चाइना ने जितने भी चैलेंज खड़े किए, हर चैलेंज का मुंह तोड़ जवाब नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री ने दिया है। चाहे गलवान घाटी का हो जी। चाहे पूर्व में हो, हर जगह पे भारत ने अपना स्टैंड मजबूत रखा है। भारत की सीमा और भारत के सार्वभौमत्व को मोदी जी ने अक्षुण्ण रखा है। मगर पड़ोसी के साथ इस प्रकार की भाषा मैं नहीं मानता कोई जिम्मेदार राजनेता ने बोलनी चाहिए। और मैं छोटी सी बात राहुल गांधी जी को पूछना चाहता हूं, आप पार्लियामेंट में तो ऐसा भाषण कर रहे हैं, मगर विदेश विभाग के सारे प्रोटोकॉल तोड़कर चाइनीज डेलीगेशन को मिलकर क्या गुफ्तगू करते हैं। अब इस प्रकार से वक्तव्य सुनते हैं तब लगता है कि कहीं ना कहीं एक संजीदा पॉलिटिक्स, जिसको कहते हैं गंभीर प्रकार की राजनीति की अभाव और एक प्रकार से रिक्तता खड़ी होती जा रही है। पंजाब की अगर और थोड़ा सा देखें, उसके चुनाव की तरफ थोड़ा नजर डालें, वहां पे मतदान हो चुका है, आज मतदान हो चुका है। क्या लगता है आपको, कैप्टन अमरिंदर और सुखदेव सिंह ढींसा जी के संग साथ में जो आपने मिलकर वहां पे लड़ाई लड़ी, क्या कैसे देखते हैं आप उसको? क्या आप पंजाब के चुनाव का एक आकलन ज्योतिषियों के अलावा कोई नहीं कर सकता। बड़ा विचित्र प्रकार का चुनाव हुआ है, मगर हम आशावादी है कि हमने बहुत अच्छे से चुनाव को लड़ा है। चन्नी जी ने आपको एक चिट्ठी लिखी थी जिसका आपने अभी 2-3 दिन पहले जवाब भी दिया। क्या आपकी सरकार ये मानती है कि सिख अलगाववादी जो हैं उनका आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के संग कोई साठगांठ है? आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल जी छोड़ो जी, किसी भी दल का अलगाववादी और टेररिस्ट ग्रुपों के साथ साठगांठ और उसका चुनावी उपयोग वो बड़ी गंभीर बात है और कोई सरकार उसको हल्के से नहीं ले सकती, हम भी नहीं ले सकते। हम जरूर इसकी जांच करें। अमित शाह जी, आपने बहुत दिनों बाद हम लोगों को इंटरव्यू दिया है, तो इसलिए मैं आपको 2-3 सवाल और पूछकर ही जाने दूंगा। सीएए पर, सीए कब तक लागू करेंगे आप? ये सवाल सब मैंने पिछले इंटरव्यू में भी आपसे पूछा था। पिछले इंटरव्यू में मैंने कहा था कि जब तक कोरोना से संपूर्ण रूप से निजात नहीं पा जा सकती, इस पर ये प्रायोरिटी नहीं हो सकती। हमारा प्रायोरिटी कोरोना, जब सीए बना उसके बाद से 2 साल से कोरोना अप्स डाउन ये 3 लहरें आई हैं। अब सौभाग्य से तीसरी लहर भी धीरे धीरे अब समाप्त होने जा रही है, देश नॉर्मल स्थिति में आ रहा है। तो अब इसका मैंने कहा ना कि कोरोना के साथ जुड़ा हुआ है, हम तुरंत इस पर फैसला करेंगे, मगर इस पर पीछे हटने का क्वेश्चन डज नॉट अराइज। मैंने ये भी आपसे पिछली बार पूछा था, एक बार और पूछूंगा कि कश्मीर की जनता कब उम्मीद कर सकती है कि वहां चुनाव होगा? डिलिमिटेशन समाप्त होने को आया है। डिलिमिटेशन समाप्त होने के बाद जो 6-8 माह का वाजिब समय होगा उसमें हम जरूर चुनाव करा लेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है उसमें। अमित शाह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना समय दिया, हमें पहला इंटरव्यू दिया इस चुनावी दौर में, बहुत दिनों बाद आपसे बात हुई, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया।